अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और फिर पार्लिमानी साल का आगाज़। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने ख़िताब किया और जिस तरह से एज़ इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि जब वो ख़िताब करेंगे तो अपोजिशन एहतजाज करेगी, हंगामा आराई करेगी। वो एहतजाज हंगामा आराई हमने देखा, हमें नज़र आई। सदर मुमलिकत ने जो रूटीन की रस्मी बातें हैं, बड़ा तवील ख़िताब था, मैं वो सारी कहीं, लेकिन जो हाईलाइट है उनके ख़िताब की वो ये है कि वो कहते हैं कि जिस तेज़ी से और जिस तरीके से मुल्क तरक्की कर रहा है उसका सेहरा जो है वो इमरान खान साहब के सर जाता है और पाकिस्तान एक नई सिमत की तरफ गामजन है। हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर रही है। ये आगाज़ था, हाईलाइट थी उनके किताब की। बाकी तो बहुत सारे मौज़ूआत पर उन्होंने बात की, लेकिन वो ये भी कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि मुल्क तरक्की कर रहा है और फिर नॉट ओनली दैट बट ही इज़ कन्विंस्ड कि इसका सेहरा इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सर जाता है और फिर ये कि हुकूमत की पॉलिसियाँ भी ठीक रही हैं और फिर उससे बढ़कर कि मुल्क मुआशी तौर पर भी जो तरक्की कर रहा है और उसकी कारकर्दगी बेहतर रही है। ये सदर मुमलिकत कह रहे हैं। हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं और वो हम सब जानते हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं हक़ाइक़ पर बात करें और तरक्की जो हुई है वो शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो हमारे गेस्ट पार्टिसिपेंट्स होंगे मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि तरक्की किस सिमत में हो रही है, कौन सी नई सिमत में हम जा रहे हैं, किस तरह से माशी कारकर्दगी बेहतर है, डॉलर की कीमत इस वक्त क्या है, आम आदमी की हालत ज़ार क्या है। ये तमाम तर चीज़ें मैं अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से जानना चाहूँगा। बहरहाल पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया, 3 साल मुकम्मल हो गया, एक नए साल का आगाज़ है और यकीनन जब ये पार्लिमानी साल का आगाज़ हो रहा है तो उसी वक्त सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और अपोजिशन के तमाम तर बड़े रहनुमा जो हैं उन्होंने जो सहाफ़ियों का धरना है उससे ख़िताब किया। इस वक्त मीडिया अथॉरिटी बिल जिस पर जो हुकूमती वज़रा का रवैया है और जिस तरह से वो जवाबात देते हैं या जिस तरह से वो बुलडोज़ करने के चक्कर में हर चीज़ को वो बड़ा वाज़े है। तो उनका ये मानना है कि 25 करोड़ रुपए तक हम चैनल पे जुर्माना करेंगे, सहाफ़ी को अपील का हक़ नहीं होगा, तमाम तर चीज़ें होंगी। नो डाउट के कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इस बिल में हैं, लेकिन एक दो पॉजिटिव चीज़ों की आड़ में आप आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी कतन नहीं लगा सकते। हुकूमत बुनियादी तौर पर यह करना चाह रही है। पहले ही सहाफ़ियों की हालत ज़ार पर बहुत सवाल है और मज़ीद गला घोंटने की इस वक्त इस सारी सूरत हाल में हम बात देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हम इस मीडिया अथॉरिटी बिल और जो हुकूमत का ये मामला इस पर भी बात करें। और ये मजमूई रवैया है बुलडोज़ करने का, ये एक वजारत के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो वजारत ने कह दिया वो हतमी है। ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बहुत सख्त बयानात देते हैं और तमाम तर चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं और ये तमाम तर चीज़ें अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हैं कि किसी तरह ये 5 साल तो हम मुकम्मल ही करें, बल्कि अपोजिशन का, सहाफ़ियों का आज़ादी इज़हार का गला मुकम्मल घोंट दिया जाए ताकि आइंदा भी हुकूमत हमारी रहे। और जिस तरह से सदर मुमलिकत इंतहाई काबिल एहतराम, उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में मुल्क तरक्की कर रहा है तो इन्हीं की नज़र में मुल्क तरक्की करता रहे। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। अनीक नाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। नाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। कैसे देखते हैं आप सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का जो ख़िताब है और जो कुछ चीदा बातें मैं समझ पाया और मैंने कहीं, वो तरक्की के आदाद शुमार इशारिये क्या हैं, अगर आप ज़रा वाज़े कर सकें। वो उसके लिए तो खैर किसी मुआशी माहिर की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, हर कोई इस वाक़े पे। मैं इससे ब्रॉडर एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि सदर मुमलिकत को जो का ऑफिस है और ये जो ओहदा है, इसको असल में अब ये जो रवायत है ना कि हम अपने अदना सियासी कारकुनों को, चूज़ों को, मुरीदों को बिल्कुल जिससे किसी तरह का कोई डर ना हो, इस तरह के बंदे को सदर बना देना, इसकी एक हिस्ट्री है। ज़ाहिर है कि पीछे ज़ियाउल हक के जुर्बात हैं और उसके बाद फिर गुलाम खान के ने जो दोनों जमातों के साथ किया तो दोनों ज़ाहिर है। फिर बेनज़ीर ने यह किया कि वो फारूक लगारी को लेकर आ गई, जो एक बहरहाल उनके पार्टी के सीनियर लीडर थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चूँकि उन जागीरदार फ्यूल था तो वो निकल पड़े। जिसके बाद फिर इलाज ये निकाला गया कि नवाज शरीफ रफीक तारड़ को यानी और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जिसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ आए जी,
यानी वो उन्होंने करना ही छोड़ दिया था इस पार्लियामेंट से खिताब। बाय द वे ये जो बदतमीजी है पार्लियामेंट में, ये भी गुलाम रजा खान के दौर से शुरू हुई थी है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं तो परवेज मुशर्रफ के बाद आसिफ ज़रदारी एक भारी भरकम शख्सियत थे, उसके बाद ममनून हुसैन, नवाज शरीफ ने वही इंतखाब किया, रफीक तारड़ वाला, और अब इन्होंने भी वही आरिफ अलवी का इंतखाब करके वही रवायत को बरकरार रखा। ये रवायती तबाकुल है, क्योंकि आप जानते हैं कि सदर का एक हेड ऑफ स्टेट होता है, और आपने देखा कि आज आरिफ साहब ने, अलवी साहब ने, वो बिल्कुल को रस्मी भी अगर कोई बात हो सकती थी तौर पे भी उन्होंने इसका गवारा नहीं किया, और उन्होंने बार बार हुकूमत का जब लफ्ज इस्तेमाल किया, गौर तलब बात है ये कि हुकूमत का जब लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे थे या हुकूमत की तारीफें कर रहे थे, तो वो बार बार अपने हाथ से अपने से हुकूमत, यानी वो खुद को ये रीअश्योर कर रहे थे हर सुनने वाले को, अपना हाथ अपने सीने पर रख के जिस चीज को वो हुकूमत कह रहे हैं वो दरअसल उसका हिस्सा है और वो खुद हुकूमत है। जबकि ये बात टेक्निकली गलत है, वो रियासत के सरबराह है। जी जी। तो इसका नतीजा यह है कि जो बेवकार होता है वो रियासत का, यानी आप जानते हैं कि ये, मैं बात नहीं खत्म करता हूं कि ये बेसिकली जो ओहदे रखे जाते हैं रियासतों में, ये वो डिप्लोमेसी होती है जो रूटीन की गवर्नमेंट या रूटीन में फॉरेन ऑफिस ना कर पाए, तो फिर इन हेड ऑफ स्टेट्स का ऑफिस यूज करके होती वहां भी हुकूमती है, लेकिन एक वकार चूंकि वहां एक वाबस्ता होता है। जिस तरह बरतानिया में क्वीन के नाम पे ये लोग बहुत सारी फॉरेन डील्स कर जाते हैं, जो वैसे जो है अगर इनको अच्छी डील ना मिले तो क्वीन का नाम ले। तो ये जो उहदे हैं इन मुल्क के लिए होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी की जो एक अदम तहफ्फुज़ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इंतखाब नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए होना चाहिए। दूसरी बात आपकी आई मीडिया के बिल पे आते हैं सर, उस पर आते हैं। अभी फिलहाल तो मैं ये चाह रहा था पहले तरक्की के बारे में आप बता दें, दूर से बैठ के भी अगर आप हमें बता देते तो शायद, लेकिन क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को शायद तरक्की मैंने कहा नजर आ रही हो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बेग साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क तरक्की की राह पर गामजन देख रहे हैं आप भी? बहुत शुक्रिया असलाम। बेसिकली हेड ऑफ स्टेट हैं आरिफ अलवी साहब, उनको न्यूट्रल, उनका ओहदा जो है वो बड़ा ही न्यूट्रल होता है, लेकिन जिस किस्म की आज उन्होंने स्पीच की है, इस तरह की स्पीचेस पहले भी सुनी है। मैं समझने से कासिर हूं कि आप हकायक बयान करने में, या अगर आपकी कोई गलती, कोताही या हुकूमत की कोई नाकामी है तो उसको मानने से आप क्यों कतराते हैं और क्यों झूठ बोलते हैं? मतलब इतने बड़े ओहदे पे बैठ के आप इस किस्म की स्पीच करें कि सब सब्ज है, सब बेहतर है, सब ग्रीन है और मार्च के हालात बहुत अच्छे हैं, तो आप बेसिकली उन लोगों के जख्मों पे छिड़क रहे हैं जो बेचारे माशी बदहाली का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, अपना घर, अपने बच्चों के सर्वाइवल का उनको मसला पड़ा हुआ है, और ये कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की किस चीज़ में कर रहे हैं? जैसे आपने इंट्रो में कहा, आई डोंट नो, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत ही मुश्किलात में इस वक्त कौम है माशी लिहाज से, और मैं तो समझता हूँ कि हर लिहाज से। अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज देख लीजिए, अपोजिशन के साथ आपका रवैया देख लीजिए, जंगो जदल जारी है, एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है, और हमारे जो रियासत के हेड है वो कह रहे हैं सब ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए और हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं कि इतने बड़े ओहदे पे, गो के नाजी साहब ने सही कहा कि इतने बोने लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठा दिया गया कि उस ओहदे की ही बेतुकीरी हो गई, और हमारे रियासत की भी बेतुकीरी है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे बड़े ओहदों पे बैठाया गया, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है वो इस हालत में है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, हम मजाक बने हुए हैं, और इन हमारे जो इंटरनल हालात हैं वो भी सामने है। एक रिवेंज है, गुस्सा है, अपोजिशन, मीडिया, किसी को छोड़ने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती है क्या एजेंडा लेके आए हैं, और हमारे नए साल है, पार्लिमानी साल है, को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी, शायद आगे जाके इनको अकल आ जाए, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। अगर ये आपका बयानिया सारा झूठ पर मबनी है, तो झूठ तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत नहीं डालता। टॉप टू बॉटम हर शख्स
जो सरकार में है वो यही गुफ्तगू कर रहा है और झूठ का सहारा ले रहा है। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, आपने सही फरमाया। मैं आरिफ चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये गो के सेरेमोनियल, मतलब आप कह लें कि स्पीकर असम्बली के हैं या सदर पाकिस्तान हैं, ये कहने को इनको न्यूट्रल होना चाहिए, हैं नहीं है अमली तौर पर, ना ये रहे हैं, और इन्होंने तो बिल्कुल ही कह लीजिए कि जो तमाम तर हदें हैं वो बड़ी हद तक पार कर दी। आज सदर पाकिस्तान जो हैं वो जो इस वक्त जो अचीवमेंट्स, सो कॉल्ड अचीवमेंट्स हैं इस गवर्नमेंट की, वो गिनवा रहे हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं, वो रियासत की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुखातिब पीटीआई के वोटर से हैं, ना कि वो पाकिस्तान के तमाम तर अवाम से मुखातिब हों। ये मेरे पेश राव ने जो बात की मैं काफ़ी हद तक उसकी तायद करता हूँ। होना ये चाहिए कि ये ऑफिस, चाहे वो गवर्नर का ऑफिस हो, सदर का ऑफिस हो या स्पीकर का ऑफिस हो, जिस वक्त वो ये ऑफिस एस्यूम कर लेते हैं, इसका हलफ उठा लेते हैं, तो वो पार्टी के उस ताल्लुक़ से काफ़ी हद तक, बल्कि लाजमन उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए और उसे कभी इस तरह यानी अब पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए, यानी इस हवाले से कि हर बात जो है वो पार्टी का मंशूर और पार्टी की कारकर्दगी को इस तरह यूलोजाइज करे जिस तरह सदर मुमलिकत ने की। और रात मैं गवर्नर साहब को, पंजाब के गवर्नर को भी एक प्रोग्राम में सुन रहा था, देख रहा था, तो उनसे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो भी कोई ऐसे इंडिपेंडेंट इंसान है। वो भी बिल्कुल गवर्नर के तौर पर नहीं बल्कि पीटीआई के एक यानी रुकन के तौर पर वो बातें कर रहे थे और वही सारा उनका अंदाज़ था। अब एक बात जो ये इन्हें वहाँ जाके बिल्कुल सब कुछ अच्छा नज़र आता है, उसकी एक मिसाल छोटी सी मेरे ज़हन में है कि मेरा एक दोस्त था नौजवान, वो एक मिल मज़दूर का बेटा था, तो कराची में मैं उसे मिलने के लिए गया, तो वो उस वक्त बहुत बड़े ऑफिस पे यानी अल्लाह ने उसे फायज़ किया था। तो मैं उसे पूछूं कि भाई सत्तर वो इनकलाब का क्या बना जो आप गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए इनकलाब की बात करते थे, मज़दूरों की बात करते, तो उसने कहा जी इनकलाब तो आ गया, इसलिए कि मैं अब आप देखें कि कितने बड़े ओहदे पे हूँ, कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, तो इनकलाब आ गया। तो यहाँ जो गुर्बत और या उसरत है वो उन्हें सिर्फ अपने हद तक नज़र आती है कि जी हमारी उस गुर्बत तो ख़त्म हो गई, यानी जितने भी सरकारी ओहदेदारान हैं उनके करीब गुर्बत नहीं गुजर रही। और प्रेसिडेंट हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, वहाँ तो गुर्बत का कोई अमल दखल नहीं है। तो इसलिए उन्हें जो नज़र आ रही है सारी की सारी खुशहाली वो वहीं अपने हवाले से नज़र आ रही है। और एक अरसे से एक नई तर्ज यहाँ पड़ गई है कि इस्तिलाहों में गुम रखना कौम को, कभी कहना कि जनाब ये जो ट्रिकल डाउन असरात इसके होंगे, कभी और इस तरह की बड़ी बड़ी इस्तेलाहें और लोगों को फिगर्स यूँ देना कि यूँ लगे कि जनाब पाकिस्तान का यानी डेफिसिट यूँ कम हो गया है, पाकिस्तान की फ़लाँ चीज़ का। ओ भाई सारी चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन मसला तो ये है कि जब तक आम आदमी को सहूलत मुयसर ना आए, सांस लेने के लिए उसके लिए स्पेस ना हो, अस्पतालों का आप कंट्रोल ना करें, और जब तक आप लोगों की खुराक को खालिस करना तो दरकिनार, उन्हें नाखालिस जो है वो खुराक जो है वो भी मुयसर ना आए, उस वक्त तक आप ये बातें कहना लोग शर्म आपको शायद नहीं आती। और मेरे ख्याल यही बड़ा प्रॉब्लम है कि इस तरह की बातें करते हुए लोग बिल्कुल, और वाकई ये जो बात की गई है न्यूट्रलिटी का फ़ायदा क्या हो सकता है जी? अगर आप न्यूट्रल हो बतौर प्रेसिडेंट के या गवर्नर के, तो आप अपोजिशन को भी साथ मिला के बात कर सकते हैं। अगर कहीं इख्तलाफात हो तो आप कहते हैं कि सदर मुमलिकत का ऑफिस जो है, चलो जी हम आपकी बात कराते हैं, आप आपस में इख्तलाफ। लेकिन जब आप इस हद तक चले जाते हैं तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि आप एक पार्टी बन जाते हैं, और उस पार्टी के आप जब माउथ पीस बन जाते हैं तो उसके बाद आपसे तवक्को नहीं की जा सकती कि लोग आपसे किसी तरह का भी यानी वो एम्पायर का रोल और न्यूट्रलिटी का रोल जो है उसकी तवक्को कर सके, या अपोजिशन और गवर्नमेंट को आप एक ही सतह पे, एक ही टेबल पे लाकर उनकी बात करवा सके। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है। राइटली सर। चौधरी साहब, मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए कुछ बात मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम मेहमानों की राय लेते हैं, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। नाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बताइएगा, मुजवज़ा मीडिया अथॉरिटी बिल है, 25 करोड़ रुपए चैनल पे जुर्माना, कई पर ज़्यादतियाँ हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल कोई बाइस्ड बात नहीं करना चाहूँगा कि भाई वन साइडेड ही हम बात करें, लेकिन मसाइल बहुत सारी जगहों पे जेन्युइन भी हैं और ये बिल्कुल ही गला घोंटने वाली बात है। आप एक सहाफ़ी की भी, मीडिया मालकान की भी, चैनल्स की भी, मतलब आप बस ही नहीं कर रहे हैं। आप इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों ले लेते हैं। आप कहते हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मशीन बनाई है, ख़बरदार ज़रूरत कैसे हुई तुम्हारी इस पर बात करने की, हम इसको करवा के क्या रवैया क्या है सर? ये मैं तो समझने से कासिर। परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, इस बात का एहसास है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, काबू में नहीं आ रही और बड़ी बुरी शिकस्त इलेक्शन में होगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक हद तक ही आप खुद कुछ हो तो कोई दूसरा सहारा देता है ना। वो 25, 30, 35 सीटें ठीक है हो सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो 100 की 100 सीटें जो है वो उसका इंतजाम कर दिया जाए या 90 सीटों का इंतजाम कर दिया जाए, मुश्किल हो जाता है। तो इनको इस बात का अंदाजा है। अच्छा, मौजूदा जो ये एक्सरसाइज है मीडिया को बंद करने की और ये करने की, ये तो बड़ी पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा हो गया। ये तो अंग्रेज के जमाने की बनाई, ये फौज भी हुई है, ये एस्टेब्लिशमेंट भी हुई है, जुडिशरी भी हुई है, सब कुछ अंग्रेज की बनाई हुई है। 73 का आइन हम लेकर आए तो उससे भी हम, यानी हमारी आदतें तो वही हैं। तो यही इस्तेमाल अयूब खान ने भी किया, ये फिर भुट्टो साहब भी खैर करते रहे, ये ज़ियाउल हक के बाद हर किसी ने अपने तौर पे कोशिश की, ये भी करके देख लें, कोई अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ। यानी ज़ियाउल हक भी अगर देखा जाए तो उनके ज़माने में भी कोड़े वो मार दिए उन्होंने साफ़ियों को, लेकिन वो तहरीर यानी रुक नहीं सके, सीना गजट शुरू हो गया, पम्फलेट शुरू हो गए। तो ये तो एक ऐसी आज के दौर में एक ऐसी काम करने जा। अच्छा, ये टीवी स्टेशंस को ये जो है जुर्माने करना, ये बेसिकली आधे से ज़्यादा टीवी स्टेशन तो उनके अपने, यानी मुझे बता दें आप यानी कोई ऐसा चैनल रह गया है जिसको आप पाकिस्तान टेलीविजन से मुख्तलिफ कह सकें? क्या बच गया? अच्छा, सोशल मीडिया आज हम क्या अगर अपने होते, उनके होते, हम होते, आप होते, हम बात कर रहे होते ही तो हम कहते ठीक है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये बाकी भी चैनल अब तो मतलब है वो, ये जो मीडिया पर ये बिल्कुल एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल मतलब ये सोशल मीडिया वगैरह पे ये जो अपना बैन करेंगे, और ये इनका जो आइडियल ज़ाहिर है वो चीन है और सऊदीया है, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये कर जाएं। अब मैं एक तल्ख बात करने लगा हूं, मुझे बात का बुरा ना मनाइएगा। अगर तो इसकी रेजिस्टेंस अगर आपको मीडिया हाउसेस से तवक्को है या सहाफ़ियों से तवक्को है, या आप मुझे और अपने आप को इतना शेर समझते हैं कि हम खड़े होकर इसको रुकवा लेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, हमारे पास इतनी ताकत अब नहीं है। चुनाचे अगर तो बाकी जो लोग एक्चुअल मैटर करते हैं, मिसाल के तौर पे जुडिशरी, मिसाल के तौर पे खुद पीपल विद इन एस्टेब्लिशमेंट और इकोनॉमी, यानी बिल्कुल ही बात से निकल जाए तो एस्टेब्लिशमेंट की तो गवर्नी करेगी ना, कि उनको स्टेबिलिटी तो चाहिए, एक हद तक स्टेबिलिटी खत्म हो गई तो वो खुद खतरे में आ जाते हैं। वो कोई वजह अगर बन के इसको, यानी या बाहर की कोई प्रेशर फाटफ का या अमेरिका का या इस तरह की कोई चीज अगर मीडिया को किसी हद तक खुला रहने दे तो रहने दे, लेकिन ये कि हमारे मीडिया हाउसेस या हमारे सहाफ़ी में आप इतना दम है कि इसको रोक लेगा, वो नहीं रोक पाएगा। हाँ, वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो पहले करता आया है, सीना गजट शुरू हो जाएगा, चोरी चोरी मैसेजेस शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लोग वीपीएन लगा के बैठ जाएंगे, वहां के जिस तरह लोग बाहर बैठे हैं खुद पाकिस्तान में बैठ के वीपीएन लगा के दुनिया मर्जी से आप जहां से मर्जी एक्सेस कर लें या अपनी वीडियो अपलोड कर लें, ये चलता रहेगा। यानी दाम बढ़ जाएगा, यानी वो आदमी जो इनके खिलाफ बात करेगा, लोग चोरी छुपो से देखेंगे, लेकिन देखेंगे। तो ये एक फजूल एक्सरसाइज है और इनकी फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं है। लेकिन ये भी आप यूं कहिए कि ऐसे इसलिए नहीं कि सहाफ़ी बड़े बहादुर हैं, इसलिए कि ये अपनी इकोनॉमी, इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि ये उस वजह से ये काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर इन्होंने नौकरियां दी होती, बाजारों में रौनक होती, बाकी स्टेट के ऑर्गन्स इनसे खुश होते, आम आदमी खुश होता, फिर ये मीडिया को 10 जूते मार लेते, कोई फर्क ना पड़ता। राइटली सेड सर। मैं ज़रा बेग साहब से जानना चाहूँगा। बेग साहब, सबसे पहले तो खान साहब ने कहा मैं क्रिकेटर हूँ, आते साथ उन्होंने क्रिकेटर्स को बेरोज़गार किया और ये फिर सिलसिला चलना शुरू हुआ और आज 3 साल हम सब देख रहे हैं कि कौन कौन कहाँ किस तरह से बेरोज़गार हुआ। अब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर अपने मुल्क के पहले, मैं भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बात की, अपने इदारे को पे सवाल उठा दिए। अब कहा कि हम मीडिया को अब बेरोज़गार तो बहुत सारों को कर दिया, अब जो रह गए उनको चुप कराएंगे। ये क्या फ्रस्ट्रेशन ही है? नाजी साहब ने मेरे ख्याल से ठीक कहा है या कोई इसको और एंगल भी है देखने का? बिल्कुल, उन्होंने मेरे ख्याल में सही कहा कि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ना गवर्नेंस हो पा रही है, ना हुकूमत चल रही है, ना कोई काम सीधा हो रहा है, टीम पे टीम बदल रहे हैं, उन्हीं म्यूजिकल चेयर बनाई हुई है, एक शख्स को 6-6 बार बदला है।
पंजाब में देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में छठा आईजी आ गया, चीफ सेक्रेटरी हाफ दर्जन निकल गए। क्योंकि जिस शख्स को बदलना है, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, अगर आप बुजदार को बदलते या इधर से KPK में बदलते, या खुद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उनको इतराफ़ करना चाहिए कि ये हुकूमत चलाना उनके बस का काम नहीं है। ये मुल्क था, ये कोई क्रिकेट टीम नहीं है 11 बंदों की, और वो भी सिलेक्शन उसकी कोई और ही करता था, तो ये इनसे चल नहीं पा रहा। उसकी फ्रस्ट्रेशन है और वो समझते हैं कि मैं इतना पारसा और इतना शानदार आदमी हूँ कि मेरे ऊपर तो कोई क्रिटिसाइज करे ही ना, और ना मेरी हुकूमत पर करे। हालांकि मीडिया क्या बता रहा है आपको, मीडिया आपकी बातों को जो आपने वादे दावे कंटेनर पे अपोजिशन में होते हुए किए थे, वो तो सिर्फ आपको वो याद दिला रहा है, आप उस पर गुस्सा खा जाते हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप हर अपोनेंट को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है जो आपको अपोज कर रहा है कि ये जो VPN मशीन्स हैं ये नहीं चल सकती, इसके लिए सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, ये चूचू का मरब्बा बनेगा, और जब तक अपोजिशन इसको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते और एकदम से आप इसका जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल का वो है उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो धौंस धांधली डरा के काम करवाना चाहते हैं, वो सबके साथ यही कर रहे हैं। उनके दिल में शायद गुस्सा बहुत ज्यादा है, अपोजिशन पे तो था ही था, जिनको बार बार अंदर भी किया। तो मकसद ये है कि जो मीडिया से इनको इख्तलाफ है वो यही है। आप मीडिया की आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के कितनी तारीफें करते रहे हैं और मैं उस चीज का गवाह हूँ। अब इनको मीडिया बुरा लगता है जब वो इन्हीं की बातों की, अपनी ही किए हुए वादों और दावों की वो नफी करते हैं। तो अगर मीडिया याद दिलाता है तो फिर उस पर बहुत खफा होते हैं। राइटली सेड, एक सा पॉइंट आ गया। मैं ज़रा चॉइस साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। चॉइस साहब कैसे देख रहे हैं आप इसे, ये मामला है सारा का सारा, और जो एहतजाज है क्या नहीं रोक पाएंगे? अब एहतजाज तो हम कर ही सकते हैं, सहाफ़ी कर ही सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और बदली हैं माजी में। बड़े एहतजाज, परवेज़ मुशर्रफ साहब वॉज वेरी पावरफुल, लेकिन वकला तहरीक ने बहुत कुछ बदल दिया, सिमती बदल दी। तो एक मोटिवेशन तो हमारे पास है। अरसलान हज़रत अली करमल्ला वजहू का कौल है कि जिस पे एहसान करें उसके शर से बचें। पाकिस्तान में इसको हम हर रोज़ देखते हैं जी। सबसे पहले एक एहसान वकला ने किया उस वक्त के चीफ जस्टिस पर, जब सारे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए, अपने कारोबार छोड़ दिए और मुसलसल जंग लड़ी उनकी बहाली के लिए। जब वो वापस आए तो उन्हें आते ही सबसे बड़ा जो काम जो किया वो उन्हीं वकला और उस अदालती निज़ाम के साथ उन्होंने और उनके साथी लोग जो थे जो बहाल हुए, उन्होंने वो किया कि वकला सारी ज़िंदगी आज तक याद कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि क्या हमने किया था। और हालांकि सारा कुछ उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए किया था, किसी पे ज़ाती नहीं, लेकिन जो बेनिफिशरी थे उन्होंने क्या किया। उसके बाद अब ये आप देखें कि गवर्नमेंट, मुझे अभी तक याद है, कल की बात है जब आपके चैनल पे बैठ के हम सारे लोग और आप लोग चैनल जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इनके हक़ में बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर मीडिया ने किसी को बेनिफिट दिया है, और ये आज़ाद मीडिया ने जिसके ये पीछे पड़ गए हैं, वो इस PTI को दिया है, इमरान खान को दिया है। और आप यूँ देखें कि ये जो आज के वज़ीर इत्तलात हैं, इनका वज़ीर इत्तलात के ऑफिस तक पहुंच जाना मीडिया का बराह रास्त एहसान है इन पर, ये उनके बरहुने मन्नत है। इन्होंने टीवी से काम शुरू किया और टीवी वालों ने प्रोग्राम दिए और जनाब ये सुबह शाम यही काम करते थे। तो आज ये बिल्कुल भूल गए हैं कि इससे पहले जिन लोगों ने ये काम करने की कोशिश की उनको ऐसा काम करने का मौका किसी ने नहीं दिया। और वो इसीलिए उस दौर में भी ये होता था कि सोचा दी मैयत तू चाह के हुन मैं केड़े घर जावांगा, जे बोला ते मार देंगे, ना बोला ते मर जावांगा। यानी ये जो आपका मीडिया है इसका काम आसान नहीं है। हर दौर में इसका गला घोटने की कोशिश की गई और हर जाबिर हुक्मरान जो था, बल्कि इवन मैं समझता हूँ कि जो बज़ाहिर उस वक्त जाबर नहीं लग रहा था, जब वो हुक्मरान बना तो जबर का सिलसिला उससे शुरू किया। तो सबसे पहला जो था उसका जो शिकार बने वो सहाफ़ी बने और मीडिया बने, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जो नक़ाद होते हैं और निशानदही करते हैं बुराइयों की कि हजूर आप ये करना, आपने ये कहा था, आज आप ये करें। अवाम की आवाज़ ये बनते हैं। तो अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए इससे ज़्यादा भोंडा
और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन मैं इन्हें ये कह दूं, ये लफ्ज़ तो नहीं मैं कह सकता, खबरदार करूं, अंजाम आपका भी ये होगा। आप देखें, आप समझते हैं कि जी अपोजिशन ख़त्म हो गई, आप समझते हैं कि अब आपका मुकाबला कोई नहीं रहा। मुकाबला आप खुद अपने अंदर से अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और आई डोंट नो कि कौन लोग हैं जो आपको समझा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें आप यानी रोज़ चैनल कोई नहीं समझा रहा, शायद यही मसला है मेरे। हाँ, या खुद अपने आप को आप क्या कह रहे हैं कि आप इस वक्त इतने ताकतवर हो गया कि आपका कोई मुकाबला नहीं रहा। प्लीज़ अपने इन चीज़ों बहुत बहुत शुक्रिया चॉइस साहब, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है, एहतजाज करना हक है, जमहूरी हक है, एहतजाज किया जाएगा। रोक पाएंगे या नहीं, ओनली टाइम विल टेल, लेकिन यकीनन बात रजिस्टर होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए और एक ज़्यादती की तरफ एक बड़ा कदम है। उम्मीद करते हैं आज भी हुकूमत इस मामले को समझे और ये काम ना करे। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।